नमस्ते दोस्तों। आरपीएससी के इस पेपर में हमने 50 नंबर क्वेश्चन तक अपन ने सॉल्व कर लिया था लास्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट आज हम जो है 51 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 51 है आपका वो है असल में कि ए हार्मोनिक ऑसिलेटर, जो उसका पोटेंशियल इस प्रकार डिफाइन किया हुआ है। द अलाउड एनर्जी आर, ये जो सिंपल इसका एक आउटपुट होता है एनर्जी के फॉर्मेट में, वो होता है n+1/2 h क्रॉस ओमेगा। नाउ suppose that the spring constant increase slightly from k to 1 minus epsilon कोष्टक k। यानी कह रहा है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट k होता है ना आपका, उसको स्लाइटली इंक्रीज कर दिया, मतलब परटर्ब कर दिया थोड़ा सा, ठीक है, डिस्टर्ब कर दिया, वो इतना इंक्रीज कर दिया। द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी में क्या होगा? तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, हमारा जो एनर्जी जो सिंपल हमें फाइंड आउट होती है वो हमें से इस प्रकार फाइंड आउट होती है, और इस एनर्जी का जो आउटपुट है वो इस प्रकार आता है कि जो अगर हमारा पोटेंशियल ये है अगर, तो हम क्या करते हैं उसके लिए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन इस प्रकार लिखते हैं। यहाँ एक्स डबल डॉट का मतलब है एक्स का 2 बार टाइम के साथ में डिफ्रेंशिएशन है, और के एम अपॉन डॉट एक्स इक्वल टू 0, ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटरी कंडीशन होती है। इसको सिंपल अपन इस प्रकार लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर में लिखते हैं, और ओमेगा मतलब क्या होता है, रूट के अपॉन एम होता है। और यहाँ पर जो ओमेगा है उसको अपन रिप्लेस कर सकते हैं, रूट के अपॉन एम से रिप्लेस करते हैं, तो हमें ये एनर्जी मिलती है जहाँ पर आपका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, आपका के रखा गया है। अब हमें कंडीशन डाली गई कि इफ़ स्प्रिंग कांस्टेंट इज 1 प्लस एप्सिलॉन कोष्टक के, इतना स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो बढ़ गया है, लेकिन जो आपका एप्सिलॉन है वो बहुत ही छोटा है। तो हम क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमको केवल इस के की जगह ये वाली वैल्यू पुट करनी है। इसको मैंने जब यहाँ पुट किया यहाँ पर, तो बाकी सारा सिनारियो तो सेम होगा, नई एनर्जी मिलेगी हमें, बाकी सब कुछ सेम होगा, बस फ़र्क क्या होगा, 1 प्लस एप्सिलॉन जो है वो रूट में एक्स्ट्रा आ जाएगा। दिख रहा है आपको, ये एक और एक्स्ट्रा आ गया। अब क्या होगा, देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, बायोनोमियल एक्सपेंशन जो थ्योरम होती है हमारी, ठीक है, उसका यूज करेंगे। बायोनोमियल एक्सपेंशन थ्योरम को मैंने ठीक है डिफाइन कर दिया, आप नोटिस कर लेना इसको। हायर ऑर्डर टर्म जो है वो सारे के सारे नेगलेक्ट करने हैं अपने को, केवल अपने को शुरू के 2 टर्म ही अपने को लेने हैं। तो इसका जो आउटपुट है वो असल में क्या आएगा, 1 + 1/2 एप्सिलॉन आएगा। उसको आप अगर यहाँ पुट करते हो तो एक बार तो टर्म 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वैसा वैसा टर्म आ जाएगा, और दूसरी बार जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, वो सेकेंड टर्म आएगा। दिख रहा है आपको, ये मैंने इसको यहाँ पे ले लिया है, मल्टीप्लाई किया तो एक टर्म तो आपका वैसा वैसा आ गया आपका, जो आपका सिंपल पहला वाला टर्म जो टर्म था, ठीक है। दूसरा टर्म आया जो आपका, वो असल में क्या आया, उसमें कुछ पोर्शन एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होके आया, वो क्या आया, एप्सिलॉन/2 जो है वो एक करेक्शन टर्म की फॉर्म में आया, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि आपका जो करेक्शन है वो क्या होगा, ये पूछा ना, करेक्शन ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी क्या होगा। तो ये हमारा जो है वो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो होगा वो ये वाला फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन होगा, एप्सिलॉन/2 n+1 1/2 h क्रॉस ओमेगा। इनके आंसर हमारा 3 जो होगा वो क्या होगा, सही होगा हमारा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 52 है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो है कि फॉर ए ड्राइव्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर द एम्पलीट्यूड XM इज गिवन बाई, यानी ड्राइव्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, उसके लिए आपको एम्पलीट्यूड इस प्रकार से गिवन दिया हुआ है आपको। व्हेन FM इज द कांस्टेंट, यानी कि FM को इन्होंने कांस्टेंट माना है, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ द ड्राइव्ड फोर्स, ओमेगा फ्रिक्वेंसी है आपकी, और ओमेगा 0 नेचुरल फ्रिक्वेंसी है आपकी, M जो है आपका वो मास है उस ऑसिलेटर का, B आपका डैम्पिंग कांस्टेंट है आपका, और एट रेजोनेंस, यानी कि रेजोनेंस के ऊपर, अनुनाद के ऊपर, व्हाट इज द वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, देखो यहाँ पे नोट करना, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड पूछा है हमें, ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो हमें अब कुछ नहीं करना है, हमें तो केवल एक इक्वेशन ड्राइव करनी है। मैं यहाँ बता दूँ आपको, जो आपका ड्राइव्ड हार्मोनिक जो ऑसिलेटर होता है आपका, उसको ठीक इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है कि उसमें 3 फोर्स वर्क करते हैं। एक तो एक्सटर्नल फोर्स जो हमने लगाया है, एक डैम्पिंग फोर्स, यानी कि जिस प्रकार वो बार बार अवमंदित हो रहा है, वो डैम्प हो रहा है, रुक रहा है, और एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है जो अपने आप को वो मेंटेन करता है। इन तीनों फोर्सों को आपने अपनी बुक में पढ़ रखा होगा, मैं बस थोड़ा सा असेंबल कर देता हूँ फोर्सों को। असेंबल करने के बाद क्या होगा, फोर्स की इक्वेशन MA है ना, ये तो MA हो जाएगा, और ये तीनों फोर्सों को मैंने यहाँ से ऊपर से लिख लिया है। B आपका जो डैम्पिंग कांस्टेंट है, इसको इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं, अगर मैं सॉल्व नहीं करूँगा, अगर इस इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं अगर,
तो आपको नया टर्म इस प्रकार मिलेगा। आपको मैंने कुछ नहीं किया, m को आपको इधर ट्रांसपोर्ट कर दिया डिवाइड के अंदर, और इसको मैंने यहाँ पे डबल डॉट से ले लिया। डबल डॉट का मतलब क्या है, x का 2 टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन है। अब देखो इधर इसको थोड़ा सा मैंने फेरबदल क्या किया, इसको मैंने फॉरवर्ड लिया, इनकी इसको मैंने इधर सेंड कर दिया, इसको मैंने इधर सेंड कर दिया, इसको मैंने यहाँ पर राइट हैंड साइड में रख लिया मेरा। अब आप क्या नोटिस करोगे कि इस टर्म को मैंने जो है सिंपली मैंने क्या किया, b अपॉन आर को 2r मान लिया, k अपॉन एम को मैंने ओमेगा 0 स्क्वायर मान लिया, और f0 जो है वो इसको मैंने f0 मान लिया, मतलब कैपिटल F0 बटा m है, इसको मैंने क्या मान लिया, f0 मान लिया। ये हमारी नई इक्वेशन बन गई। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने माना कि ये सॉल्यूशन इस प्रकार से सॉल्यूशन होता है। अगर ये इस प्रकार का सॉल्यूशन है तो ये XM जो होता है आपका, वो क्या होता है, आपका एम्पलीट्यूड होता है आपका। अगर आपका XM जो है आपका असल में आपका एम्पलीट्यूड है, और फाई आपका फेज एंगल है आपका। अब देखो हमें तो XM है वो, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमारा दिख रहा है आपको, ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, और हमें पूछा गया है वेलोसिटी का। ठीक है, तो वेलोसिटी का आप अगर देखो अगर, तो आप नोटिस करोगे कि वेलोसिटी एम्पलीट्यूड हमें कब प्राप्त होगा, जब हम क्या करेंगे, इस वाले एम्पलीट्यूड को या इस वाली जो इक्वेशन है उसको एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, वो वेलोसिटी के लिए आ जाएगा। सिंपल देखो मैंने क्या किया, वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या हुआ, एक ओमेगा बाहर आ जाएगा और कोस ओमेगा t माइनस 5 हो जाएगा। मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड किया इस प्रकार साइन की फॉर्मेट में लाने का, आप चाहो तो कर सकते हो, बाकी ज़रूरी नहीं है। वेलोसिटी का जो एम्पलीट्यूड क्या होता है, हमेशा जो फ्रंट का जो टर्म कोफिशिएंट जो गुणा में होता है ना, वो असल में आपका एम्पलीट्यूड होता है। तो एम्पलीट्यूड क्या होगा आपका, XM डॉट ओमेगा, यानी कि x का जो एम्पलीट्यूड है उसमें ही केवल ओमेगा को मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड बन जाएगा। यहाँ मैंने ओमेगा रखा, और कंडीशन क्या रखी मैंने, रेजोनेंस कंडीशन रखी, जहाँ पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी और डैम्प्ड ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी दोनों क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो जब दोनों को जब बराबर रखूँगा तो क्या होगा, ये कैंसिल आउट होगा, ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा टर्म 0 हो गया। केवल यहाँ से क्या बचा, b स्क्वायर डॉट ओमेगा स्क्वायर बचा, और ये 1/2 है तो ये आपका b अपॉन ओमेगा बचेगा, और ये आपका FM होगा, और यहाँ से जो कैंसिल आउट कर दो और ये बचेगा FM अपॉन b बचेगा। तो वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, FM मतलब जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है अपॉन b, यानी कि आपका आंसर नंबर जो 2 है आपका, वो आपका सही होगा आपका, है ना, FM अपॉन b आपका सही होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 53 पर बात करते हैं कि ए वेव ट्रेवल, है ना, ए वेव पल्स ट्रेवलिंग ऑन ए 2 पीसेज स्ट्रिंग, यानी कि कोई भी 2 पीस वाली स्ट्रिंग है उसमें ट्रेवल कर रही है, गेट पार्शियली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शियली ट्रांसमिटेड, यानी कि उसमें से जो वेव है वो एक वेव तो पार्शियली ट्रांसमिट हो रही है, मतलब उसके अंदर निकल जा रही है उसके अंदर, दूसरी क्या हो रही है, रिटर्न हो रही है हमें एट जंक्शन से। ठीक है, द रिफ्लेक्टेड वेव इज इन्वर्टेड, स्वाभाविकली इन्वर्टेड होती है, इन ए शेप एज ए कंपेयर टू इंसिडेंट वन, कि जो हमने भेजी है उसी के ही रेस्पेक्ट में वो क्या होती है, इन्वर्टेड होती है, जिससे हमने इनिशियल में भेजी है रिफ्लेक्टेड उसका इन्वर्टेड होता है। इफ द इंसिडेंट वेव हैज़ वेवलेंथ लैम्बडा एंड द ट्रांसमिशन वेव इज लैम्बडा डैश। देखो इसको समझने के लिए हमने सिंपल, देखो हमने जो क्वेश्चन ने कहा उसकी लैंग्वेज थोड़ी बहुत रफ लैंग्वेज लिखी हुई है, लेकिन हम लोग जो है वो इसको बहुत इजी वे में सॉल्व करेंगे। कि कोई भी 2 पीसेज की स्ट्रिंग है, यानी कि वो स्ट्रिंग जो है वो इस पॉइंट के बाद तो दोनों जुड़ गई हैं, लेकिन इससे पहले दोनों क्या है वो जुड़ी भी नहीं है। ये मैंने मान लिया इस वाले पीस में मैंने क्या किया, तरंग को सेंड किया, यहाँ जंक्शन पॉइंट जो है आपका, यहाँ से क्या हुआ, एक तरंग तो वापस रिफ्लेक्ट हो गई जो इन्वर्टेड उल्टी होगी, और एक तरंग क्या होगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। अब हमें पूछा क्या, इन्होंने हमें पूछा है कि जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है वो तो वेवलेंथ लैम्बडा वाली है, और जो ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है, वो क्या है, लैम्बडा डैश, उन दोनों में क्या संबंध होगा। सिंपल सी बात है कि रिफ्लेक्टेड वेव होगी वो इन्वर्टेड होगी, बट इन सेम मीडियम, वापस उसी मीडियम में आ जाएगी, ठीक है, लेकिन ट्रांसमिटेड वेव एंटर इन द डेंसर मीडियम, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग जो आगे जुड़ गई है तो इसके रेस्पेक्ट में ये जो मीडियम वो क्या होगा, डेंस होगा। जब डेंस होगा तो वहाँ पे वेवलेंथ क्या हो जाएगा, गिर जाएगी वहाँ पे। तो यानी कि इसकी जो वेवलेंथ है, डेंस मीडियम की जो वेवलेंथ है, जो लैम्बडा डैश हमें दी गई है ट्रांसमिट वाली, वो क्या है, छोटी होगी एज कम्पेयर टू जो हमारी इनिशियली रिफ्लेक्ट होके आएगी।
तो हमारा आंसर क्या होगा, लैम्बडा डैश लेस देन लैम्बडा। ये हमारा 3 नंबर आंसर क्या होगा, सही होगा। हम क्वेश्चन नंबर 54 पे बात करते हैं। ये तो बहुत ही ईजी फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन था। साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था आपको। ये एक फार्मूला होता है, ओमेगा बराबर क्यू डॉट बी अपॉन एम होता है। ओमेगा सिंपली प्रोपोर्शनल होती है क्यू अपॉन एम के। जस्ट बहुत सिंपल था। हम क्वेश्चन पे बात करते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास एम स्लाइडिंग अंडर द ग्रेविटी विदाउट फ्रिक्शन अलोंग द पैराबोलिक पाथ, यानी कि एक पार्टिकल है वो पैराबोलिक पाथ में क्या कर रहा है, वो स्लाइड कर रहा है, जहाँ पर वो केवल ग्रेविटी की वजह से ही कर रहा है, वहाँ कोई फ्रिक्शन मतलब घर्षण नहीं लग रहा है, ठीक है। और वो जो पाथ है वो क्या है, y बराबर ए एक्स स्क्वायर दिया है, एस शो इन द फिगर, हियर ए इज़ द कांस्टेंट, और ये यहाँ पर क्या है, कोई कांस्टेंट है। ये कोई लाग्रेंज फॉर दिस पार्टिकल इज गिवन बाई, इनके इस पार्टिकल के लिए, इस पाथ के लिए वो लाग्रेंज हमसे पूछ रहा है। तो देखो इधर जो हमको जो पाथ दिया गया, y बराबर क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर दिया गया इस पाथ के लिए। लाग्रेंज की इक्वेशन क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को अपन सिंपल इस प्रकार लिखते हैं 1/2mv², लेकिन वेलोसिटी में दोनों कंपोनेंट इंक्लूड होंगे, x भी इंक्लूड होगा और v भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले x कंपोनेंट लिया, उसके बाद डॉट मतलब x का एक बार डिफरेंशियल टाइम के साथ में वो कंपोनेंट हो गया, प्लस y डॉट मतलब y का टाइम के साथ एक बार डिफरेंशियल। ये लोगे तो क्या होगा, ये काइनेटिक एनर्जी बनेगी, और ये पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, क्या बनेगी, m g और h मतलब हाइट, जो आप अपनी y एक्सिस पर इस प्रकार से यहाँ पर आप अपनी हाइट ले सकते हैं आप। अब हमें क्या करना है, y को रिप्लेस करना है। y एक बार यहाँ से रिप्लेस तो हूबहू हो जाएगा, एक y डॉट की हमें और ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। डिफ्रेंशिएट करोगे तो आप सिंपल आपको ये फॉर्मूला प्राप्त होगा, और अब कुछ नहीं करना है आपको, केवल इसके अंदर इसको पुट करना है और इसको थोड़ा बहुत आपको अरेंजमेंट करना है। आप देखोगे कि ये मैंने y डैश यहाँ पुट किया, और यहाँ से मैंने इसको स्क्वायर करके इसको आउटसाइड में ले लिया, जो भी चीज़ कॉमन आती है उसे मैंने कॉमन ले लिया, और ये हमारा जो है पूरा लाग्रेंज बन गया, ठीक है। ये लाग्रेंज जो है हमारा आंसर नंबर 2 से मैच खाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर नंबर 2 जो होगा हमारा, वो होगा जो सही होगा हमारा। हम क्वेश्चन नंबर 56 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 जो है वो मुझे लगता है शायद वो साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, तो चलो ये साइकोलॉजी क्वेश्चन हम इसको अवॉइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 पे बात करते हैं, जो ये शायद मुझे लगता है कोई JK फ्लिप फ्लॉप संबंधी क्वेश्चन है। ये कहता है कि 100 किलो हर्ट्ज स्क्वायर वेव फॉर्म इज अप्लाइड, कोई भी 100 किलो हर्ट्ज का कोई स्क्वायर वेव फॉर्म जो अप्लाइड किया गया है टू द क्लॉक इनपुट द फ्लिप फ्लॉप शोइन बिलो, जो फ्लिप फ्लॉप हमें दिखा है उसमें इनपुट दिया गया है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ क्यू आउटपुट विल बी, क्यू आउटपुट जो है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी। तो देखो इधर जो हमारा इनपुट है इसको गौर करें तो ये क्या है हमारा, ये हमारा इनपुट है वो स्क्वायर फॉर्मेट में दिया हुआ है हमको, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है ना, स्क्वायर वेव फॉर्म में दिया हुआ है, और ये हमारा डायग्राम से में इंटरप्रेट होता है कि ये JK फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। तो यहाँ पर JK फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा, JB1 होगा और KB1 होगा, तो ये आउटपुट आएगा हमारा। उसकी JK फ्लिप फ्लॉप में जो Q के लिए जो आउटपुट आता है वो क्या होता है, आउटपुट फ्रिक्वेंसी क्या होती है कि आउटपुट फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू इन फ्रिक्वेंसी J और K में जो डाली गई जो फ्रिक्वेंसी है बाई 2 होगा हमारा, यानी कि हमने इनपुट कितना दिया, 100 दिया हमने हर्ट्ज दिया, और ये आपका डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, वो भी 100 क्या है, किलो में दिया है अपन ने, ठीक है, ये हमने किलो में दिया है, ठीक है। और जो इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 50 किलो हर्ट्ज आपका जो होगा सिंपली आंसर आ जाएगा आपका। आप चाहो तो उसको सिंपल बुक्स में इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, किस प्रकार डायग्रामेटिक बना करके इनका अप एंड डाउन एंड परसेंटेज निकालते हैं। मैंने डायरेक्टली फॉर्मूले बेसिस को सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं अपन। क्वेश्चन 58 जो बहुत अच्छा क्वेश्चन, न्यूक्लियर क्वेश्चन है ये, कि 20 अल्फा पार्टिकल्स ईच ऑफ एनर्जी 7 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, देखो प्रत्येक एनर्जी कितनी है, 7 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट है, एंटर द आयोनाइजेशन चैम्बर पर सेकेंड, एक सेकेंड में वो 20 पार्टिकल जो है वो आयोनाइज करने के लिए चैम्बर में एंटर होते हैं। अल्फा पार्टिकल डिपॉजिट ऑल देयर एनर्जी इन द प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन आयन पेयर, उन्होंने सारी एनर्जी जो है वो आयन को प्रोड्यूस करने में खर्च कर दी है। इफ़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन इज 35, और ये अल्फा पार्टिकल 20 जो एंटर हुए, इनमें से एक पार्टिकल जब आयोनाइजेशन करता है तब उसको कितनी एनर्जी होती है, कितनी जरूरत होती है उसको,
35 इलेक्ट्रोवोल्ट की ज़रूरत होती है, मतलब 7 मेगा इलेक्ट्रो एनर्जी लेकर के आता है और 35 इलेक्ट्रो एनर्जी चाहिए केवल उसको आयनाइज करने के लिए। देन द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन करंट, तो आयनाइजेशन करंट की वैल्यू क्या होगी? देखो सिंपल जो हमारा स्टेटमेंट है जो हमको क्वेश्चन में दिया अपन उसको रिपीट करेंगे कि एनर्जी ऑफ 1 अल्फा पार्टिकल कितनी है, 7 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट है, और एनर्जी ऑफ 20 अल्फा पार्टिकल कितनी होगी, तो 20 इंटू 7 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, वो भी 1 सेकंड में एंटर होते हैं, ठीक है ना, तो कितनी होगी 140 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट होगी। और वो पीस जो एंटर होने के बाद क्या करते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन, उनको केवल 35 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है, किसके लिए, आयनाइजेशन के लिए। देखो यहाँ पे मैंने मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट गलत लिख दिया, इसको अवॉइड करना, ठीक है, ये केवल इलेक्ट्रोवोल्ट है ना। तो 1 सेकंड में 20 पार्टिकल एंटर होते हैं, ठीक है, और वो आयनाइज करते हैं, और हम कहते हैं कि आयनाइजेशन पेयर प्रोड्यूस इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितने होते हैं, 20 पार्टिकल एंटर होते हैं, तो आयनाइजेशन कितना प्रोड्यूस हो, कितना एनर्जी प्रोड्यूस होगा, सिंपल इतनी एनर्जी अल्फा पार्टिकल लेकर के आए थे 1 सेकंड में, और इतनी एनर्जी उन्होंने क्या किया, आयनाइजेशन में खर्च कर दी 35 इलेक्ट्रोवोल्ट। सिंपल इससे क्या फाइंड आउट हो अपने को, इतनी अपने को एनर्जी फाइंड आउट होगी, मतलब इतना एन नंबर ऑफ जो है वो आयन पेयर प्रोड्यूसिंग हुआ है, वो कितना 2/5 10⁻⁷। अब हमसे करंट पूछा गया, करंट सिंपल क्या होता है, Q/T होता है, और Q का मतलब क्या होता है, आवेश, आवेश किस पर निर्भर करता है, आने वाले पार्टिकल्स पर निर्भर करता है, या फिर जितने आयनाइजेशन हुआ है, जितना आयनाइजेशन हुआ है उस पर निर्भर करेगा। तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो निकले हैं, और ये जो आपका आवेश है वो हो जाएगा, नंबर ऑफ पेयर प्रोड्यूस जो हुए हैं, ठीक है। और अगर आपको इन 1 सेकंड करना है तो टी की वैल्यू 1 हो जाएगी, एन की वैल्यू ऊपर से यहाँ से पुट कर दीजिए, ई की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, और सिंपल इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा 6.4 10⁻⁻13। ये आपका जो होगा वो आंसर होगा, जो आपका आंसर बुक से आपका या फिर जो पेपर से वो आपका 4 नंबर आंसर आपका जो है मैच खाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। 59 क्वेश्चन नंबर मुझे लगता है काइंड ऑफ नेगेटिव, ये आपका साइकोलॉजी क्वेश्चन है, इसको अपन अवॉइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 पर बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि एन एयर बबल ऑफ रेडियस आर राइजिंग स्टीडीली थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी सिग्मा एट द रेट ऑफ v, द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला होगा वही इसका एग्जैक्टली रियल आंसर होगा, पर हम इसको थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते हैं। इसने जो कहा है अपन सिंपल अप्लाई कर लेते हैं। कोई भी एक सॉल्यूशन का जो आपको दिया हुआ है, पॉट दिया हुआ है, इसमें सॉल्यूशन है आपका, और वहाँ पर कोई एक बबल है जो ऊपर की ओर आ रहा है, तो जब वो ऊपर की ओर आता है तो उस पर कुछ फोर्स काम करते हैं, और उसको नीचे ले जाने के लिए कुछ फोर्स काम करते हैं। उसका बबल का जो वेट होगा वो उसको नीचे ले जाएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका 4/3 πr³ होगा आपका, ठीक है। और एक बायोएंट फोर्स होता है उत्प्लावन बल होता है जो उसे ऊपर की ओर धकेलता है, वो क्या होगा 4π/3 r³ होगा, क्योंकि वो आयतन पर निर्भर करता है। और एक आपका विस्कस फोर्स होगा, वो भी उसे ऊपर धकेलने का प्रयास करेगा, वो क्या होता है आपका स्टॉक फार्मूले से होता है 6π और न्यू होता है। और आपको पता है कि जब फोर्सेस बैलेंस किए जाएंगे तो क्या होगा, एक फोर्स नीचे लग रहा है और 2 फोर्स क्या लग रहे हैं, ऊपर की ओर लग रहे हैं। दोनों फोर्स को आप बैलेंस कर लीजिए आपको, तो आपको क्या होगा, दोनों फोर्स को बैलेंस करेंगे तो आपको जो है वो नीटा की जो वैल्यू आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं आप। और ये जो फॉर्मूला जो बनेगा हमारा, ये फॉर्मूला ही हमसे पूछा गया था। जिनको फॉर्मूला डायरेक्टली याद था उनके लिए कोई दिक्कत नहीं थी, जिनको याद नहीं था उनको थोड़ा बहुत हो सकता है उनको ड्राइव करना पड़ा हो। तो आपका जो आंसर नंबर 3 है जो आपका, वो असल में आपका सही होगा आपका। अब हम क्वेश्चन नंबर 61 पे बात करते हैं। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मैकेनिक क्वेश्चन है, 12th लेवल क्वेश्चन है आपका, कि 3 ब्लॉक x, y एंड z रेस्ट ऑन टेबल, ठीक है, रेस्टली टेबल पढ़ें, इनकी रेस्ट में पढ़ें, ठीक है। द वेट ऑफ ईच बॉक्स इज इंडिकेटेड इन फिग, और सबका जो है वो इंडिकेशन फिग उसके डायग्राम में दिया हुआ है। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक y, y पर जो नेट फोर्स है वो क्या आ रहा है वो पता लगाना है अपने को। एंड द फोर्स एग्जर्टेड बाय ब्लॉक z ऑन द ब्लॉक y, और z द्वारा y पर कितना जो है वो बल लगाया जा रहा है, एग्जिट किया जा रहा है, वो भी आपको पता लगाना है रेस्पेक्टली दोनों के बारे में, कि y का जो है वो 4 न्यूटन होगा डाउनवर्ड और 3 न्यूटन जो है वो अपवर्ड z करेगा। देखो इसके लिए देखो मैंने एक सिंपल एक डायग्रामेटिक फॉर्म बना लिया है, मैंने जो डायग्राम बुक में था या आपके पेपर में था सेम डायग्राम मैंने बना लिया है। इसमें देखो x, y, z तीनों रेस्ट में हैं, ठीक है।
तो अगर अगर रेस्ट में है तो इसका मतलब कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होगा, एक्सीलरेशन नहीं होगा, इसका मतलब क्या, वाई भी रेस्ट में है, नो एक्सीलरेशन देन नो फोर्स, और नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, वाई पर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, क्यों, कोई एक्सीलरेशन हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो वाई का एक सोल्यूशन तो क्या, वाई पर कितना एग्जिट फोर्स होगा, वो असल में जीरो होगा। दूसरा है फोर्स एग्जेक्टेड बाय ब्लॉक जेड ऑन द ब्लॉक वाई, जेड द्वारा वाई पर कितना वो लगाया जा रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल है, देखो कि वाई के ऊपर ऊपर से क्या इतना लगाया जा रहा है, नीचे की ओर कितना लगाया जा रहा है, 4 न्यूटन लगाया जा रहा है, ठीक है। और वाई ऊपर कितना लगा रहा है, 5 न्यूटन लगा रहा है। तो परिणामिक तौर पर वाई जो है असल में ऊपर की ओर 1 न्यूटन एक्स्ट्रा लगा रहा है, ठीक है। अब देखो जेड जो है वो वाई पर कितना लगा रहा है, 10 लगा रहा है आपका, और वाई जो है वो रिजल्टेंट तौर पे कितना लगा रहा है, 1 लगा रहा है, उससे आप माइनस कर दीजिए तो कितना होगा, 9 न्यूटन रिजल्टेंट होगा आपका। यानी कि जो जेड द्वारा वाई ब्लॉक पे जो लगाया जा रहा है वो असल में कितना लगाया जा रहा है, 9 न्यूटन, वो भी किस में, अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, 0 एंड 9 न्यूटन अपवर्ड, किसके लिए, वाई के लिए और जेड के लिए रेस्पेक्टिवली। तो आपका आंसर नंबर जो 2 है वो आपका सही होगा आपका। अब हम क्वेश्चन नंबर 62 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि द एवरेज स्पीड एंड मोलिकुलर डायमीटर डी ऑफ 4 आइडियल गैसेज, देखो कितनी गैसेज हैं, 4 आइडियल गैसेज हैं, ठीक है, आर गिवन बिलो इन द ऑप्शन, ठीक है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज द सेम, और सब के लिए जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या है, सेम है, ठीक है। द रेट एट विच द मोलिक्यूल हैज़ कोलिजन, और मोलिक्यूल आपस में कोलिजन करेंगे विथ अदर मोलिक्यूल्स इज ग्रेटर फॉर विच ऑफ द ऑप्शन, किस ऑप्शन के लिए मोलिक्यूल्स के जो कोलिजन होगा वो अधिकतम होगा। तो इन्होंने कहा है कि या उसकी वेलोसिटी v0 करो, या d को d0 करो, या v को डबल कर दो, वेलोसिटी डबल कर दो, और डायमीटर को आधा कर दो, किस कंडीशन में, यानी मोलिक्यूल्स की वेलोसिटी में और मॉलिक्यूल्स के डायमीटर में आपको संबंध स्थापित करना है कि किस संबंध के लिए मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या होगा, मैंने जो भी डाटा था मैंने इसको फॉलो कर लिया। कोलिजन सफर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स पर सेकंड, 1 सेकंड में जो कोलिजन होता है मॉलिक्यूल्स में, उनकी जो रेट होती है, उनकी दर होती है, उसका फॉर्मूला होता है n पाई डी स्क्वायर और v बार, ये मीन वेलोसिटी होती है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी होती है। और अब हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, लेकिन हमें ऑप्शन जो है वो हमारे इसमें से चूज़ करने पड़ेंगे। तो देखो इसके लिए मैं ऑप्शन नंबर आपको पहला दिखा देता हूँ। पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है आपका, कि यहाँ v को रिप्लेस कर दिया जाए v0 से, और d को रिप्लेस कर दिया जाए d0 से, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये वाला फॉर्मूला बनेगा। दूसरे के अकॉर्डिंग वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए अगर, तो जैसे आप वेलोसिटी को डबल करोगे आप अगर, तो क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा मल्टीपल में, और डिस्टेंस को क्या कर रहे हो आप लोग, आधा कर रहे हो, तो डिस्टेंस को जैसे आधा करोगे तो क्या होगा, वो स्क्वायर में है तो 4 हो जाएगा, ये 2 से 4 कैंसिल होगा, और ये 2 यहाँ पर बच जाएगा। सिमिलरली तीसरे के लिए आप करोगे तो क्या होगा, v को वैसा ही रखना है, और d को क्या करना है, डबल करना है आपको। इसमें जैसे आप डबल करोगे तो मल्टीपल में 4 आपके हाईएस्ट पे आ जाएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट क्या है आपका, v का वेलोसिटी को 4 करना है और डायमीटर को आधा करना है। वेलोसिटी को 4 किया आपने, डायमीटर को आधा किया आपने, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, n पाई d0 डॉट v0 आपका आ गया। इन सभी कंडीशन में मैक्सिमम कब आया आपका, मैक्सिमम आपका आ रहा है इस वाली कंडीशन में 3 नंबर पर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 1 और 4 जो वो सेम है, लेकिन मैक्सिमम कोलिजन अचीव यूजिंग ऑप्शन 3, यानी कि तीसरे नंबर ऑप्शन से अपन जो है मैक्सिमम कोलिजन अचीव करते हैं, जो क्या होता है v बराबर v0, d बराबर 2d, मतलब डायमीटर डबल कर दो, वेलोसिटी उतनी रखो, तो क्या होगा, कोलिजन मैक्सिमम होगा, ठीक है। अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। 63 क्वेश्चन कहता है कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गोज थ्रू फ्री स्पेस, इनकी फ्री स्पेस में वो जा रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को इस प्रकार लिखा है और मैग्नेटिक फील्ड को इस प्रकार लिखा है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में आपको रिलेशन निकालना है, मतलब एम्पलीट्यूड में आपको रिलेशन निकालना है। तो देखो सिंपल आपकी जो पेपर में था मैंने सिंपल कॉपी कर लिया, ये जस्ट आपको देखो, ये आपका एम्पलीट्यूड है E0, आपका B0 एम्पलीट्यूड है, आपको इन दोनों में संबंध निकालना है आपको। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को अनुपात में ले लिया है ना, डिवाइड कर दिया, 1/2 कर दिया, तो ये आपका दोनों कैंसिल हो जाएगा, आपका E/B होगा और E0/B0 हो जाएगा। और इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए मैंने देखो यहाँ पे लॉर्डजन फोर्स का एग्जाम्पल लिया है ना, F = QVB होता है और θ = 90 डिग्री, मतलब
वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री एंगल मान लिया, नहीं तो क्या होता v क्रॉस b था तो क्या होता है v डॉट b, v b और साइन थीटा होता है ना, तो थीटा को मैंने 90 मान लिया। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, फोर्स अपॉन चार्ज होता है आपका, वो जब आप यहाँ पुट करोगे तो आपको E बराबर क्या मिल जाएगा, V और B, क्योंकि जैसे मैं इसको F बराबर क्या होगा Q और E होगा, मैं यहाँ पुट करूँगा Q से Q कैंसिल हो जाएगा और E बराबर V और B हो जाएगा। E अपॉन आपका B करूँगा अगर तो क्या हो जाएगा, मुझे V प्राप्त होगा जो मुझे वेलोसिटी प्राप्त होगी मेरे को। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी आप प्रकाश की वेलोसिटी के इक्विवेलेंट मानते हो आप अगर, तो उसे आप C भी मान सकते हो, मैं इसको C मान रहा हूँ। तो E अपॉन B को मैं क्या लिख सकता हूँ, E अपॉन B को मैं C लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो मेरे को जो रिलेशन चाहिए वो ओमेगा में चाहिए, तो ओमेगा क्या होता है, फ्रिक्वेंसी होती है, वो भी एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है। सिंपल उसको 2 पाई आप म्यू लिखते हो, या फिर सिंपल को म्यू को आप क्या लिख सकते हो 2 पाई C अपॉन लैम्बडा, क्योंकि C बराबर क्या होता है म्यू डॉट लैम्बडा होता है। और आप 2 पाई लैम्बडा को आप के लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि क्या होता है वेव नंबर होता है आपका। इस प्रकार देखो आपको C की स्पीड मतलब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या मिला, W अपॉन के मिला आपको। इसको ले जाके आप यहाँ पुट कर दीजिए तो क्या होगा E0 अपॉन V0 बराबर ओमेगा अपॉन के हो जाएगा। दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका जो है ये आंसर बनेगा। इसको मैच कीजिए, मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर नंबर 1 जो है वो मैच खा रहा है आपका 63 आपका। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये वर्कआउट क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर 64 पर बात करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन 64 है आपका कि 31 ट्यूनिंग फोक आर अरेंज्ड दैट एवरी फोक गिव ए 4 बिट विद द नेक्स्ट, यानी कि 31 ट्यूनिंग फोक्स लगाए हुए पड़े हैं और प्रत्येक जो फोक है वो अगले को 4 बाइट देता है, ठीक है। द लास्ट फोक हैज ए फ्रिक्वेंसी दैट इज 1.5 टाइम ऑफ फर्स्ट, और लास्ट वाला जो फोर्क होता है उसको जो मतलब फ्रिक्वेंसी मिलती है वो पहले वाले की 1.5 गुना फ्रिक्वेंसी मिलती है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ द लास्ट फोक, तो लास्ट वाले की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, तो हम अगर पहले वाले की फ्रिक्वेंसी पता लगा लें तो उसको 1.5 से गुना करते क्या होगा, लास्ट वाली फ्रिक्वेंसी हमारी आ जाएगी। देखो सिंपल, नंबर ऑफ ट्यूनिंग फोक कितने हैं 31 है। एवरी फोक गिव ए बाइट, कितना बाइट दे रहा है आपको 4 बाइट विथ नेक्स्ट, अगले को 4 दे रहा है आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है भाई, आपको पता है कि जब वो अगले को 4 दे रहा है वो अगला फिर नेक्स्ट उसको 4 देगा, नेक्स्ट फिर 4 देगा, तो वो एक तरह का अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव काउंट होगा आपका, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव काउंट का सिंपल मैंने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला डायरेक्टली लिख दिया है, मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लिखा, मैंने सीधा अप्लाई कर दिया है। एक्स जो है वो पहले वाले के लिए मतलब फ्रिक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट फोक होगा, और इसके बाद ये फॉर्मूला इस प्रकार से डिफाइन होगा n-1 मल्टीप्लाई 4 क्यों किया मैंने, क्योंकि 4 बाइट वो प्रत्येक को दे रहा है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर n क्या है आपका, नंबर ऑफ फोक्स है, तो नंबर ऑफ फोक्स अब कितने आपके 31 है आपके। इस वैल्यू को पुट कीजिए तो आपको क्या मिलेगा x प्लस 120 मतलब 120 मिलेगा। और फ्रिक्वेंसी ऑफ द लास्ट फोक क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ लास्ट फोक है वो पहले वाले की फ्रिक्वेंसी, इनकी x की कितनी है 1.5 गुना है वो एग्जैक्टली। तो हमने क्या किया, ये हमें फ्रिक्वेंसी मिली थी हमें, वो असल में क्या होगी, वो पहले वाले की 1.5 गुना के बराबर होगी। तो इससे हमने क्या किया, थोड़ा उसको पक्षांतरण किया और असल में हमने क्या किया, x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। x की वैल्यू कितनी आती है 240 240 हर्ट्ज आती है। अब ये x क्या है, x तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट फोक है, हमसे पूछा गया कि लास्ट वाले की कितनी होगी, तो हमने क्या किया, पहले वाली की जो है उसको 1.5 से गुना कर दिया हमने, तो कितना होगा लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी 360 हमें वो जो है हमें क्या होगा फाइंड आउट हो जाएगी हमें। तो हमारा आंसर नंबर जो 4 है वो असल में सही होगा हमारा, 360 वाला सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 65 पे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मतलब FET के रिगार्डिंग कौन सा सही नहीं है। तो पहले इट इज आल्सो नॉट ए यूनिपोलर ट्रांजिस्टर, एकदम सही बात कही इन्होंने। द आउटपुट करंट इन ए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज कंट्रोल्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, एकदम सही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रोल की जाती है। इट हैज़ ए वेरी हाई इनपुट इम्पिडेंस, ये भी सही बात है कि इनका इम्पिडेंस बहुत हाई होता है। इट इज़ नॉट थर्मली स्टेबल, नहीं ये बात गलत कही इन्होंने, वो थर्मली क्या होता है, वो थर्मली स्टेबल होता है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इट इज़ नॉट थर्मली स्टेबल होता है, ये आपका जो है वो सही आंसर होगा। तो बाकी 66 से हम जो हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।